इससे पहले वाली जो क्लास थी हमारी, उस क्लास में जो है हम धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, रीजनलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आ गए भाषा के ऊपर। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक और पार्ट जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जो शामिल होता है, भाषा। इसके बाद जाति जनजाति ये बच जाएंगे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, और विमन, महिला की राजनीति, वो बच जाएंगे। वो हो जाएंगे, शाम को जाति वाला पार्ट हो जाएगा, और कल फिर जो है वो जनजाति वाला भी हो जाएगा कल शाम को ही, और साथ में जो विमेंस वाला कल दिन में हो जाएगा, विमेंस वाला पार्ट। तो बचेंगे कुछ स्टेट ऑटोनॉमी वगैरह, स्टेट कैसे बने वो कल परसों हो जाएंगे। तो यानी कि यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी बहुत जल्दी। चलिए हम शुरू कर लेते हैं भाषा का। भाषा के बारे में क्या कहते हैं, देखिए, भाषा और पहचान, आइडेंटिटी और लैंग्वेज, इन दोनों के बीच में एक बड़ा रिलेशन है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि भाषा को आप पहचान नहीं बता सकते, हम अपनी भाषा से पहचाने जाते हैं। यानी कि भाषा और पहचान के बीच जो रिलेशन है उसको, किसी की पहचान को डिसाइड करने और किसी की इंडिविजुअल रोल को डिसाइड करने में जो है, वो भाषा जो है वो बड़ा फैक्टर है। यानी कि हमें पता चल जाता है कि कौन क्या भाषा बोल रहा है। ठीक है, उससे पता चल जाए कौन से एरिया का क्या नाम है, इस व्यक्ति का किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, इसकी क्या भूमिका है देश के अंदर, या हमारी बातचीत के अंदर क्या भूमिका हो सकती है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो भाषा और जो पहचान है ये आपस में इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड चीज़ें हैं। यानी भाषा का उपयोग अगर पहचान के गठन को प्रभावित करता है, और पहचान भाषा के दृष्टिकोण और भाषा के उपयोग को भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो मेन बात यही है कि पहचान जो है आपकी, वो भाषा का जो यूज है उसको प्रभावित करेगी, और आपकी भाषा जो है आपकी आइडेंटिटी को प्रभावित करेगी। ये इफेक्ट करेंगी आपस में। ठीक है, भाषाई जो कट्टरता हम बोल सकते हैं, जिसको भाषाई कट्टरता भारत के कई हिस्सों में हम देख सकते हैं। भाषाई कट्टरता का मतलब है कि ज़्यादा अपनी भाषा के साथ जुड़ाव रखना। ठीक है, ज़्यादा किसी के साथ में जुड़ा होना, उसके प्रति ज़्यादा डेडिकेट होना, अपनी भाषा के प्रति ज़्यादा डेडिकेशन रखना, ये भाषाई कट्टरता कह सकते हैं हम। ठीक है, और ये देश के बहुत बड़े हिस्से में कई जगहों पे देखने को मिलती है। भारत में आप ये चीज़ देखते ही हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुभाषी देश है। ऑफिशियली तौर पे 22 भाषाओं को हमने मान्यता भी दे रखी है। ठीक है, शेड्यूल 8 जो है वो हमारी भाषाओं को लेकर के है सारा का सारा। तो जहाँ पे हम भाषाओं की डाइवर्सिटी देखते हैं, तो वहीं क्या है कि स्वतंत्रता के बाद जो है भाषाओं का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, यानी कि भाषाओं का राजनीतिकरण हुआ है। जैसे तमिल के अंदर भाषाओं का राजनीतिकरण हुआ है, बंगाल के अंदर बंगाली भाषी राजा हुआ है, मराठा के अंदर, जैसे अपने स्टेट जितने बने हैं सारे स्टेट किस आधार पे बन रहे हैं, लिंग्विस्टिक आधार पे बन रहे हैं, डेवलपमेंट के आधार पे बन रहे हैं, एथनिक आधार पे बन रहे हैं। तो ये दो तीन बातें हैं जो स्टेट बनने के पीछे होती हैं, कि हम जनजातीय आधार पे भी हो सकते हैं, और डेवलपमेंट को लेकर के भी हो सकते हैं। एक स्टेट की डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो नया स्टेट बनाना चाहता है अपनी डेवलपमेंट के लिए। या फिर भाषा हो सकती है, लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, तो चार्ल्स टेलर जो है वो कहते हैं कि पहचान की राजनीति यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कल्चरल, भाषाई समुदायों के अस्तित्व को स्वीकार करने की मांग के साथ शुरू होती है। यानी कि इनका मानना ही ये है, चार्ल्स टेलर का, कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो कल्चर के साथ में लैंग्वेज और जो समुदाय हैं उनके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करने की मांग के साथ शुरू होती है। यानी कि उनकी डिमांड होती है कि हमारी अपनी एक अलग पहचान है, और वो पहचान क्या है, हमारा कल्चर, हमारी भाषा, हमारी कम्युनिटी, इनके आधार पे जो है वो डिमांड करते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वहीं से जन्म लेती है। ठीक है, तो भारत में भाषा की समस्या जो है वो तीन मुद्दों पर, ठीक है, निकल करके सामने आती है। तीन मुद्दे जो हैं, तीन मुद्दों पर जो है वो हमें दिखाई देती है। पहली चीज होती है राजभाषा की समस्या, कि हमारी जो है वो स्टेट लैंग्वेज क्या होगी, राजभाषा क्या होगी, यानी कि स्टेट की भाषा क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी राजभाषा क्या है भारत की, कोई बता सकता है मुझे राजभाषा क्या है भारत की? किसी को भी? सर हिंदी। नहीं, हिंदी तो नहीं है। हमारी कोई राजभाषा है ही नहीं।
सर हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पढ़ते हैं शायद। 3 लैंग्वेज नहीं, तीसरी लैंग्वेज कौन सी कह रहे हैं हम? इंग्लिश और हिंदी, इन्हीं में काम करने की बात होती है, और एक और एक रीजनल सर लैंग्वेज है। स्टेट लैंग्वेज आ जाती है ना, कि हाँ, हर स्टेट रीजनल अपनी एक लैंग्वेज, लैंग्वेज। हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में काम कर सकता है। ठीक है, तो यही 3 तरीके से हम काम कर सकते हैं। कोई राजभाषा नहीं है हमारी, ऑफिशियली तौर पे हम गारंटी नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि हम जो है भाषा, जो हिंदी भाषा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देश के अंदर जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज मौजूद हैं। हिंदी तो क्लासिकल लैंग्वेज भी नहीं है, ऑफिशियली तौर पे हमारी सरकार नहीं मानती कि हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेज कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, ठीक है, और तमिल है, बंगाली है। ये क्लासिकल लैंग्वेज हैं हमारे देश में। तो ठीक है, पहला मुद्दा ये आता है भाषा का कि राजभाषा की समस्या है देश के अंदर, क्या होनी चाहिए। पिछले दिनों भी चला था ये मुद्दा कि तमिल भाषा के अंदर और हिंदी भाषा के अंदर जब ये मुद्दा आया था कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये बात आई थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो हिंदी होनी चाहिए देश की भाषा। लेकिन तमिल वाले लोगों ने बोला कि तुम्हारी भाषा तो जो है वो उसका कोई रिकॉर्ड तक नहीं है, इतिहास तक नहीं है, क्या मतलब किस चीज़ की बात कर रहे हो आप कि हिंदी भाषा होनी चाहिए। तमिल भाषा को देखिए आप कितनी पुरानी है, कितनी उसके पूरा काम उनका उसमें होता है। हिंदी को तो वो कहते हैं कि समझ में नहीं आती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। दूसरा मुद्दा होता है राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, यानी कि स्टेट का जो गठन हुआ है, स्टेट का जो रिकंस्ट्रक्ट किया गया, स्टेट को रिफॉर्मेशन हुई है स्टेट की, वो हुई है भाषा के आधार पे। राज्यों का भाषाई आधार पे पुनर्गठन हुआ, दोबारा से बने हैं जो स्टेट। वो जो हमारी कमेटी बनी थी, जैसे पहले धर आयोग बना, फिर जवाहरलाल जेवीपी कमेटी बनी थी, ठीक है, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की इनकी कमेटी बनी थी। ठीक है, फिर फजल अली आयोग बना, फजल अली आयोग ने भी देखी चीजें, लेकिन सब लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पे मना करते रहे कि हम भाषा आधार पे नहीं बनाएंगे, भाषा के आधार पे स्टेट नहीं बनाएंगे। लेकिन अंततः हमें भाषा के आधार पे स्टेट बनाने पड़े, और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पे बना था 1953 में। ठीक है, पुट्टू रामल्लू नाम का कोई व्यक्ति है, पुट्टू रामल्लू नाम का, उनकी डेथ के बाद ये बना था, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। फिर 1960 में पहली बार लिंग्विस्टिक स्टेट बनने शुरू होते हैं। ठीक है, वहां से राज्यों का पुनर्गठन, सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट आया था जो हमारा 1956 में। उसके बाद 1960 में पहला मूवमेंट होता है जिसके अंदर जो है महाराष्ट्र और गुजरात, मराठी महाराष्ट्र में चले गए और गुजराती गुजरात में चले गए भाषा के आधार पे। तो ये दूसरा मुद्दा, राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पे है। तीसरा मुद्दा बनता है राज्य के भीतर भाषाई अल्पसंख्यकों का अस्तित्व, यानी कि एक स्टेट जो होता है वहां पे क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि वहां पे सिर्फ एक ही भाषा बोलने वाले लोग होंगे। तो स्टेट के अंदर जो है कुछ जो है भाषाई माइनॉरिटी होते हैं, लैंग्वेज लैंग्वेज की माइनॉरिटी रहती है। जैसे कि मान लीजिए आप पंजाब के अंदर हिंदी बोलने वालों की माइनॉरिटी होगी, ठीक है, मराठा यानी कि महाराष्ट्र के अंदर हिंदी बोलने वालों की माइनॉरिटीज मिल सकती हैं। ऐसे ही आपको जो है गुजरात में माइनॉरिटी मिल सकती है हिंदी को लेकर के, नहीं तो गुजराती बोलते हैं लोग बहुत ज्यादा। तो इसका मुद्दा है कि उनके साथ क्या मुद्दा रहा है, वो किस तरह की भाषा यूज करे, वो कैसे रहे। तो उनके ऊपर प्रेशर रहा है बहुत बार कि यहाँ पे जो है भाषा सिर्फ कौन सी यूज होगी, वो रीजनल लैंग्वेज को प्राथमिकता दे देते हैं। कि जैसे मान लीजिए तमिल है, तमिल के तमिलनाडु के अंदर तमिल भाषा को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा को मिल जाएगी। वहाँ पे कंट्रोवर्सी बन जाएगी कि जिसकी माइनॉरिटी में है जो लोग, उनकी जो अलग भाषा है उसको तवज्जो नहीं मिलेगी फिर। ये एक मुद्दा रहा है। तो ये 3 मुद्दे आपको ध्यान कर लेने हैं कि भाषा के आधार पे भाषा की समस्या को लेकर के 3 मुद्दे रहे हैं। एक तो ये रही है कि राजभाषा क्या होगी हमारी, दूसरी रही है स्टेट फॉर्मेशन की जो भाषा है वो रही है, मतलब कि राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ भाषाई आधार पे हुआ, लिंग्विस्टिक स्टेट बने हैं। इसके बाद लैंग्वेज की माइनॉरिटीज जो हैं स्टेट के अंदर, ठीक है, लैंग्वेज माइनॉरिटी का भी कारण एक रहा है। इसके बाद तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के भीतर इनको शामिल तो किया गया है, इनके समाधान के लिए शामिल की गई हैं चीज़ें कि ये जो इनका समाधान करना है, इनकी समस्या का समाधान करना है, वो जो है वो शुरू की गई है संवैधानिक प्रावधान के द्वारा। तो 8वीं अनुसूची की जो है, 8वीं अनुसूची जो है हमारी 8th शेड्यूल जो है उसमें भाषा को मैनेज करने के लिए, ठीक है,
उसको बनाया गया कि हम भाषाओं को जो है 8th शेड्यूल में डालते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुल मिलाकर के हमने क्या किया, 22 भाषाएं डाल रखी हैं। तो भारत के जितने भी राज्य हैं, विभिन्न राज्यों को एक भाषाई सूत्र में व्यवस्थित करने की कल्पना जो है कब शुरू होती है, एक भाषा में हम अपने स्टेट को, अपने देश को एक भाषा में बांधने के लिए 1905 में शुरुआत की गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो कांग्रेस पार्टी के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि इन्होंने जो है बंगाल का विभाजन जो है, बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसकी उसको इन्होंने रद्द माना था, कि ये कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बंगाल के विभाजन को रद्द करने की जो डिमांड उठी थी उसका इन्होंने भरपूर समर्थन किया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि बंगाल को जो है आप लैंग्वेज के आधार पे मत बांटिए। तो इन्होंने कहा कि हम साथ में जोड़ के एक भाषा के तौर पे हम डेवलप करेंगे, ठीक है। आप नहीं बांट सकते उसको, कि आप प्रशासनिक आधार पे काम करने में सहूलियत देखना चाहते हैं तो आप सहूलियत के लिए प्रशासन को बढ़ाइए, भाषा के आधार पे स्टेट को मत डिवाइड कीजिए, ये बात हुई थी। फिर एस के धर कमेटी बनी थी। एस के धर अध्यक्षता में जो भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना की गई थी, 1948 में अपनी रिपोर्ट देती है, 1947 में ये कमेटी बन जाती है और 1948 में इसकी रिपोर्ट आती है। और इसने कहा कि प्रशासनिक सुविधा पर जोर दिया जाना चाहिए। ये कहता है कि प्रशासन को ठीक करने के लिए जोर देना है, और भाषा को जो है प्रशासनिक सुविधा के मामले में स्वीकार की जाएगी। यानी कि भाषा वही स्वीकार की जाएगी हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर सकें, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए जो है हम भाषा को उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जैसा हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भाषा को मानते हैं, धर आयोग ने ये बात मानी है। तो राज्यों के पुनर्गठन के मामले में मामले को पुनर्जीवित करने के लिए जनता के दबाव के कारण पब्लिक ने प्रेशर बनाया। तो जयपुर में एक कमेटी बनती है। देखो, इस कमेटी की सिफारिशें जो हैं वो रद्द मानी गई कि नहीं, हम एक ही भाषा के ऊपर काम करेंगे। लेकिन ये कहता है कि एक भाषा पे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशासन की सुविधा के लिए काम करिए आप। मतलब कि हमें स्टेट जो बनाने हैं वो भाषा के आधार पे नहीं बनाने हैं, प्रशासन को आप भाषा के आधार पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंग्लिश भाषा को ज़्यादा कहा गया कि इंग्लिश में हम काम करना शुरू करें, ठीक है। हिंदी को, तेलुगु को, मलयालम को, कन्नड़ को, इनमें भाषा में काम ना हो, ठीक है। यहाँ पे ये बात थी। लेकिन पब्लिक की डिमांड कुछ और थी। पब्लिक चाहती थी कि ऐसा ना हो। पब्लिक चाहती कि हमारी भाषा जो है उसमें काम होने चाहिए। ये डिमांड जायज़ भी है। हम कई बार देखते हैं कि हम किस भाषा में काम करें, ठीक है। तो हमें समस्याएं आती है, हम तेलुगु, तमिल, मलयालम में चले जाएं तो वहाँ पे हमें क्या लगेगा, कि हमको तो लगेगा कि हम तो यहाँ पे एलिनेट हो गए हैं सोसाइटी से, यहाँ तो हमसे कोई बात ही नहीं कर पाएगा, हमारा कम्युनिकेशन जीरो पड़ जाएगा। तो यही एक बात थी कि प्रशासनिक सुविधा के लिए तो हम जोर दे सकते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों के सामने ये नहीं कह सकते कि लोग अपनी भाषा को छोड़ दें, ठीक है। तो लोगों को तो भाषा अपनी यूज करनी ही पड़ेगी। तो जयपुर में जो है एक कमेटी होती है, वहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई। तो 1948 में आई ये जेवीपी कमेटी है, यहाँ पे आईवीपी किया हुआ है, ये जेवीपी कमेटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों को जो है कमेटी में डाला गया। तो इन तीनों के नाम से कमेटी बनी, और इन्होंने क्या है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए, कि हम भाषा के आधार पर स्टेट नहीं बनाएंगे, इन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो इसके खिलाफ क्या है कि भाषाई आंदोलन शुरू होता है, पट्टी श्री राम, ठीक है। पट्टी श्री राम द्वारा जो है, पट्टी श्री रामुल्लू नाम का एक व्यक्ति था, पट्टी श्री रामुल्लू नाम का एक व्यक्ति था। उसने क्या किया कि 1952 में जो है वो आमरण अनशन करते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, और वो कहते हैं कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाइए। स्टेट की डिमांड करते हैं, अलग स्टेट की, आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पे वो 58 दिनों तक भूख हड़ताल पे रहते हैं। और उसके बाद क्या है कि 15 दिसंबर 1952 को उनकी डेथ हो गई। 15 दिसंबर 1952 को उनकी डेथ हो गई, और फिर जो बहुत ज़बरदस्त हिंसा होती है देश के अंदर, वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, उसको कंट्रोल करने के लिए 1953 में मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी जिलों को मिला करके, यानी कि मद्रास प्रांत जो तमिलनाडु है उनके जिलों को मिला करके, तेलुगु भाषी जो जिले उनको मिला करके आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। यानी कि भारत का पहला भाषाई स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। एके बारू का तर्क है कि भारतीय राष्ट्रवाद के चैंपियन यह महसूस नहीं कर सके कि विशेष रूप से, यानी कि भारतीय जो इंडियन नेशनलिज्म के सपोर्टर हैं, इंडियन नेशनलिज्म के जो सपोर्टर थे, वो इस बात को इग्नोर कर गए, इस बात को महसूस ही नहीं कर पाए कि भाषाई संस्कृति पहचान के संबंध में छोटी राष्ट्रीयताओं को, आकांक्षाओं की सराहना वास्तव में राजनीतिक एकीकरण को मजबूत करेगी। यानी कि एके बारू यही बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो
इंटेलेक्चुअल थे, जो लोग स्टेट बना रहे थे, जो इंडिया को बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को चलाया था, वो इस बात को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारी जो लैंग्वेज है लोगों की, वो उनकी पहचान को डिनोट करती है। उनकी पहचान को डिनोट करने के कारण जो है लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो छोटी छोटी नेशनलिटीज हैं, छोटी छोटी भाषाएं जो हैं, ये बड़ा रूप धारण कर सकती हैं। तो इसीलिए जो है वो इस बात से थोड़ा सा अलग रहे। अगर उनको हम ज़्यादा महत्व देते, तो इसका मतलब ये था कि हम पॉलिटिकली यूनाइट बहुत मजबूत तरीके से हो सकते थे, लेकिन हम इसको इग्नोर करते चले गए। एक के बार ये बात कहते हैं। पोलार ब्रास ने अपनी उनकी बुक है उत्तर भारत में भाषा, धर्म और राजनीति, ठीक है, उत्तर पोलार ब्रास की किताब है उत्तर भारत में भाषा, धर्म और संस्कृति, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया। तो इन्होंने बताया कि सांप्रदायिकता और राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि कम्युनलिज्म और नेशनल मूवमेंट, इनको बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक पहचान द्वारा सामूहिक पहचान को दो तरीकों से हम दे सकते हैं। यानी कि दो शक्तिशाली सिंबल हैं, दो पावरफुल सिंबल हैं, जिससे हम जो है पॉलिटिकली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को या फिर पॉलिटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम दो पावरफुल चीज़ों को डिनोट करते हैं, जो आपके नेशनल मूवमेंट को और कम्युनलिज्म को बढ़ाती हैं। नेशनलिज्म को भी और कम्युनलिज्म को भी, यानी कि एक भाषा है और एक धर्म है। इन्होंने कहा कि भाषा और धर्म जो हैं, वो देश के अंदर नेशनल मूवमेंट को बढ़ाने में भी सहयोग करती हैं और वो कम्युनलिज्म को बढ़ाने में भी सहयोग करती हैं। ठीक है, ठीक है। तो भाषा और धर्म में जो है हमने हेर फेर किया, हमने जो है वो खुरापात की है उसको चेंज करने में। तो इस पुस्तक के में साथ ही ये भी बताया उन्होंने कि भारत के राजनीतिक सामंजस्य के लिए इस तरह के आयोजनों के परिणाम क्या हो सकते हैं। यानी कि अगर हम भाषा और धर्म के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये भी इस किताब में बताने की कोशिश की है। कि हम अगर भाषा और धर्म जो है, लैंग्वेज एंड रिलीजन के साथ अगर हम कोई भी इधर उधर की खुरापात करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, तो वहां पे उसके परिणाम भी जो है खतरनाक हो सकते हैं। ये बात पोलार ब्रास बताते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है ये भाषा के ऊपर बातें थी, सारी की सारी जो भाषा के ऊपर हो सकती थी। अब हम जो है कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखो, जो क्लास में नहीं उनके लिए नुकसान है ये, ठीक है, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे नहीं जाने वाली है अभी। और अभी इस क्लास को यूट्यूब पे डाल देंगे तो फिर वही बात सबके लिए कॉमन चीज चली जाएगी। अभी जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। ये रट्टा मारने वाली भी चीज है और ये पढ़ने वाली भी चीज है और समझने वाली भी चीज है। देखिए, इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड देयर वर्क फॉर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर कुछ थिंकर आते हैं, उनके वर्क आते हैं, ये याद करने हैं आपको, साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। पहला नाम आता है ग्रैनविल ऑस्टिन का। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है इनका। ग्रैनविल ऑस्टिन किस चीज से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं भारत के संविधान जो है भारत का, उसके रूप में जो है इनको देखा था। तो भारतीय संविधान के प्रसिद्ध विद्वान, यानी कि भारतीय संविधान की स्टडी करने वाले ग्रैनविल ऑस्टिन थे। इन्होंने स्टडी की थी। थे कहाँ के? अमेरिका के थे। हिस्टोरियन थे, इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं। भारतीय संविधान को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में वर्णन किया। यानी कि इन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे ग्रैनविल ऑस्टिन, जिन्होंने जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सबसे पहले सबसे पहले ये कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये एक सोशल डॉक्यूमेंट है। यानी कि एक सोशल डॉक्यूमेंट के तौर पे भारतीय संविधान को डिफाइन करने वाले व्यक्ति कौन है, एक्सप्लेन करने वाले व्यक्ति कौन है, वो है ग्रैनविल ऑस्टिन। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने दो किताबें लिखी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के को बेस बना करके। एक किताब है इनकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, 1966 में। इसके बाद आती है वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस, 1999 में। वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रैनविल ऑस्टिन को याद रखना है। दोनों किताबें बहुत बार पूछी जाती हैं, किताब पेपर में बहुत बार आती हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, बहुत बार आती है। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन। दूसरा नाम है मॉरिस जोन्स का। ग्रैनविल ऑस्टिन का रट्टा मार लीजिए, ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है। दूसरा है मॉरिस जोन्स। ये ब्रिटेन के हैं और ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ब्रिटेन में। ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं। इन्होंने क्या कि भारतीय राजनीति को मध्यस्थ ढांचे के भीतर
यानी कि मीडिएटरी स्ट्रक्चर, मध्यस्थ ढांचे के भीतर सरकार और आंदोलन की एक अंत्यक्रिया के रूप में देखा है। यानी कि इंडिया का जो मेडिटेरियन फ्रेमवर्क है, मेडिटेटिंग फ्रेमवर्क जो है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि सरकार और आंदोलन, उनके बीच में जो एक्शन, जो फंक्शनिंग होती है, उनकी जो इंटरनल फंक्शनिंग है, उसको जोड़ के ये बात करते हैं। ये कहते हैं सरकार, जैसा कि उनके द्वारा समझाया गया है कि प्रशासन के संपूर्ण कर्मियों और मशीनरी से है। सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लीटली जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी एक मशीनरी है, ठीक है, गवर्नमेंट। आंदोलन का मतलब क्या है? आंदोलन का मतलब है कांग्रेस पार्टी के भीतर, कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर काम करने वाले राजनीतिक ताकतों के साथ साथ जाति जैसे सामाजिक और आर्थिक विभाजन से निकलने वाली राजनीतिक ताकतें जो अनौपचारिक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में कार्य करती हैं। इसका मतलब ये है कि मूवमेंट वो है भारत के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर जो पॉलिटिकल पावर हैं वो जो काम करती हैं, जिसमें आप कास्ट को ले सकते हैं, सोशल और इकोनॉमिक डिवीजन ले सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉलिटिकल पावर हैं ये अनऑफिशियल तौर पे एक प्रेशर ग्रुप का काम करती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप का काम करती हैं, अनऑफिशियल प्रेशर ग्रुप, ठीक है। ये उसको आंदोलन कह रहा है। जो मेडिएटिंग फ्रेमवर्क क्या है? मेडिएटिंग फ्रेमवर्क यानी कि संसदीय प्रणाली और न्यायपालिका द्वारा सरकार और आंदोलन दोनों पर लगाए गए संस्थागत प्रतिबंधों को दर्शाती है। यानी कि मोरिस जोन्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये भारत की राजनीति को समझ रहे हैं। तो ये भारत की राजनीति के बारे में जो कहते हैं तो ये कांग्रेस की स्टडी करते हैं, तो दूसरी इंडिया का जो मेडिएटिंग फ्रेमवर्क है उसकी स्टडी करते हैं, जहाँ पे ये संसदीय प्रणाली, न्यायपालिका और जो मूवमेंट है इंडिया का संसदीय प्रणाली और न्यायपालिका द्वारा जो इंडिया का मूवमेंट है उसके ऊपर जो इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको दर्शाता है मीडिएटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। यानी कि ये कांग्रेस को कह रहा, तो कांग्रेस के ऊपर जो है इंस्टीट्यूशनल प्रतिबंध लगाए गए हैं, किससे? संसद और न्यायपालिका से। इन्होंने किताब लिखी है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया 1971 में, और एक किताब लिखी उन्होंने पार्लियामेंट इन इंडिया 1957 में। कंफ्यूज मत होना, इन्होंने भारतीय राजनीति का अध्ययन किया है, पार्लियामेंट इन इंडिया और साथ में द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। और जो ग्रैनविल ऑस्टिन है उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे किताब उनकी मिलेगी। केसी वियर भी हैं, केसी वियर भी हैं, केसी वियर भारत के फेडरलिज्म पे लिखते हैं, तो फेडरलिज्म पे लिखते हैं तो भारत के फेडरलिज्म को यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी है उनकी, ठीक है। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद पे लिखते हैं, और क्वाजी फेडरल बोलते हैं इंडिया को, अर्ध संघात्मक, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद माइरन विनर को देखिए। भारत में राज्य की राजनीति का अध्ययन शुरू करने वाले पहले व्यक्ति, यानी कि ये करते हैं स्टेट पॉलिटिक्स का अध्ययन, भारत की स्टेट पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नहीं, स्टेट पॉलिटिक्स, अलग अलग बातें आ रही तीनों की। स्टेट पॉलिटिक्स यानी कि राज्यों की जो राजनीति है उसको स्टडी करते पहले व्यक्ति हैं माइरन वीनर, अमेरिका के हैं, ठीक है। और भारत में बड़ा नाम है इनका, माइरन वीनर का। ये कहते हैं एक सबक जो द पॉलिटिक्स ऑफ स्कॉर्सिटी, इनकी किताब है द पॉलिटिक्स ऑफ स्कॉर्सिटी, ये इनकी किताब है, उनसे लिया जा सकता है, जिसमें इनके कोटेशन है। ये कहते हैं लंबे समय में यह सच है कि जब तक आर्थिक स्थिरता नहीं है तब तक कोई राजनीतिक स्थिरता नहीं है, ठीक है। पूरी कोटेशन देखिए, आगे भी है ये, लेकिन वहां अविकसित देशों का संबंध है, लेकिन जहां तक ये लिखे, जहां तक डेवलपिंग कंट्रीज का रिलेशन है, ठीक है, जब तक कि वर्तमान में राजनीतिक स्थिरता या प्रभावी रूप से व्यवहारिक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, उनके आर्थिक विकास की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। द पॉलिटिक्स ऑफ स्कॉर्सिटी में ये कहते हैं कि हम ये बात समझ सकते हैं कि एक लंबे समय में किसी भी देश के लिए जरूरी है कि उसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक उस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिसके रेफरेंस में भारत को लेता है, ये कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं
वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक वहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, ये उल्टी बात घुमा रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, और दूसरी बात कह रहे हैं कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होंगे, जब तक कोई स्थायी सरकार नहीं बनेगी जो लगातार काम करे, तब तक आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते। ये बात कहता है। ठीक है, यानी कि देश की डेवलपमेंट राजनीति पे निर्भर करती है। ठीक है, और राजनीति जो है वो किस तरीके से काम करेगी वो निर्भर करती है देश की डेवलपमेंट कैसी है। दोनों बातें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, समझने की जरूरत है। इनकी बहुत सारी किताबें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट किताबें बताऊंगा क्या क्या हैं। जैसे पहले तो किताबें सारी देख लेते कौन कौन सी, फिर एक एक करके बताता हूँ कौन सी किताब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है इनकी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। दूसरी है इनकी द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी। इसके बाद है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, सोरा ऑफ द सोइल, द इंडियन पैराडॉक्स, द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, बोर्न अनफ्री, चाइल्ड लेबर एजुकेशन बाई आशा वाजपेयी एंड मायरन वीनर। ये इनकी किताब है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है इनकी ये वाली, द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी 1962। फिर है इनकी द इंडियन पैराडॉक्स, ये किताब आई भी थी पीछे। इनकी फिर ये किताब है द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज वाली भी इंपॉर्टेंट किताब है। ये जो किताबें हमने की हैं डिस्कस, ये जो चार किताबें हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं। याद रखने की तो ये भी किताबें हैं, ये वाली भी और ये वाली भी और ये वाली भी, ये तीन किताबें भी याद रखनी है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट किताबें, ज़्यादातर जो पूछी जाती हैं ये किताबें पूछी जाती हैं। इसके बाद जो आता है इनका आता है अतुल कोहली। अतुल कोहली, अतुल कोहली की किताब है पॉवर्टी एम्ड प्लेनेटरी इन इंडिया। पॉवर्टी एम्ड प्लेनेटरी इन इंडिया। ठीक है, तो कोहली ने जो तीन प्रकार के उपराष्ट्रीय राज्यों के बीच अंतर करते हैं, यानी कि थ्री टाइप के जो है वो सब नेशन स्टेट, उनके बीच में डिफरेंस करते हैं। थ्री टाइप सब नेशन स्टेट के बीच में डिफरेंस करते हैं। एक बोलते हैं ये न्यू पैट्रोमोनियल, दूसरा बोलते हैं डेवलपमेंटल, तीसरा बोलते हैं ये सोशल डेमोक्रेटिक। न्यू पैट्रोमोनियल, ठीक है, तीसरा डेवलपमेंटल, सेकंड सेकंड डेवलपमेंटल, और थर्ड सोशो डेमोक्रेटिक। ये तीन तरह के सब नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। दूसरी इनकी एक किताब है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, पेपर में बहुत बार आई है। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट ये भी किताब आई है, पॉवर्टी एंड प्लानिटरी इन इंडिया। ठीक है, ये भी आती है। तो इस बुक में जो है अतुल कोहली 1960 के दशक में, जो 1960 के दशक के अंत से 1980 के दशक के अंत तक भारत में राजनीतिक जो चेंज होता है, राजनीतिक परिवर्तन होता है, उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट बुक में जो है 1960s के से लेकर के 1980s तक जो पॉलिटिकल चेंज भारत में देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है, उसका एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनकी कुछ किताबें हैं, ये इंपॉर्टेंट किताब है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट। इसके बाद इनकी सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है स्टेट मार्केट्स एंड जस्ट ग्रो, फिर है स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट, फिर है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है। फिर है पॉवर्टी एम्ड प्लेंटी इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियाज डेमोक्रेसी एंड एनालिसिस ऑफ चेंजिंग स्टेट सोसाइटी रिलेशन, यानी कि अतुल कोहली जो है वो ज़्यादातर डेमोक्रेसी को लेकर लिखते हैं। तो डेमोक्रेसी जहाँ पे दिख रहा है आपको, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, फिर यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, इसमें भी डेमोक्रेसी है, यानी कि आपको डेमोक्रेसी दिख जाए तो ज़्यादा संभावना है कि अतुल कोहली डेमोक्रेसी के ऊपर लिख रही है। ठीक है, लेकिन स्टेट्स मार्केट एंड जस्ट ग्रो ये भी याद रखने की, स्टेट डायरेक्ट डेवलपमेंट ये भी याद रखने की, पॉवर्टी एम्ड प्लांट इन इंडिया ये भी याद रखने की। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट थिंकर पोल आर ब्रास। देखो हर एक थिंकर की अलग अलग कहानी है, ग्रैनविल ऑस्टिन की, मायरन वीनर की, ठीक है, और पोल आर ब्रास की। ठीक है, इनकी सबकी अपनी अपनी कहानी है, अतुल कोहली की, मायरन वीनर की, ठीक है, मॉरिस जोन्स की, इनकी अपनी अपनी कहानी है। आपको नाम लिख लेने हैं, अब क्लास खत्म होते ही पेज पे लिखना है कि थिंकर कौन कौन है। पहले तो आपको लिखना है मॉरिस जोन्स हैं, ठीक है, आपको लिखना है ग्रैनविल ऑस्टिन है, आपको लिखना है पोलार ब्रास है, ठीक है, आपको लिखना है अतुल कोहली है, आपको लिखना माइरन वीनर है। एक डिसाइड कर लीजिए कि इंडियन थिंकर ये हैं, वेस्टर्न ये हैं।
वेस्टर्न में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपको एक पेज पे डिसाइड कर लेनी है कि मायरन वीनर जो हैं वो किस तरीके की बात करते हैं, पोल आर ब्रास क्या बात करते हैं, ठीक है, और ग्रैनविल ऑस्टिन क्या बात करते हैं। इस तरीके से डिसाइड कर लेना है आपको कि ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा सब कुछ। पोलार ब्रास के अनुसार जो है वही चीज जो हमने पीछे ही पढ़ी थी, पूर्ण दंगा मशीनरी मौजूद है। भारत की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं ये, यानी कि भारत के अंदर जो हुए एक कंप्लीटली दंगा मशीनरी मौजूद है, ठीक है। भारत में पर्यावरण कभी भी सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त नहीं है, यही बात कल भी पढ़ी थी सेम टू सेम, ठीक है। जब हम धर्म की स्टडी कर रहे थे, रिलीजन पढ़ रहे थे, तो भारत के अंदर धर्म जो है वो एक कंप्लीटली दंगे का टूल बना हुआ है, ठीक है। तो हम कभी नहीं कह सकते कि भारत के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो कभी भी कम्युनल वायलेंस से फ्री हो सकता, नहीं हो सकता, वो कभी भी उठ सकता है। पोलार ब्रास की किताब है लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया, यही किताब अभी थोड़ी देर पहले हुई थी हमारी बात पोलार ब्रास के ऊपर। ये किताब है लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। तो इसमें जो है उन तरीकों से रिलेटेड जिनमें कि समूह की पहचान, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, दो शक्तिशाली प्रतीकों यानी भाषा और धर्म को जो है ये सांप्रदायिक और राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा हेरफेर किया जाता है। देखो, आपने कल जब पढ़ा था तो पोलार ब्रास को आपने ये पढ़ा होगा कि भारत के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो भारत को जो है कम्युनल बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोलार ब्रास कह रहे हैं कि भारत में राजनीति जो है वो भाषा और धर्म के आधार पे देश को कम्युनल बना देती है, ठीक है। तो भाषा और धर्म इन दोनों को जोड़ करके बात करते हैं, ये दो बहुत ही पावरफुल एलिमेंट हैं जो कि देश के अंदर एक कम्युनल वायलेंस भड़काने में बड़ा सहयोग करते हैं। तो भारत की राजनीतिक एकता के लिए ऐसे आंदोलनों के परिणामों के साथ ये दिखाई देता है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी हमें चीज देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दो चीजों को पोलर ब्रास से जोड़ लेना है हमें कि ये किस चीज की बात करें, लैंग्वेज एंड रिलीजन, और नॉर्थ इंडिया के ऊपर स्टडी है ज्यादातर इनकी, ये बात आपको ध्यान रखनी। इसके बाद इनकी कुछ किताबें हैं, फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडिया यानी कि गुटबाजी की राजनीति। इसके बाद है 1974 में लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थन इंडिया। फिर है कास्ट फैक्शन एंड पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स। फिर एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म। इसके बाद है द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। इतना मुश्किल लग नहीं रहा मुझे, इनको याद करना होगा, ये एक बार अगर ध्यान दे के याद कर लेना एक दिन में पूरी यूनिट याद हो जाएगी। ये इस तरीके की बातें हैं जो 2006 में फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव वायलेंस, रियोट्स प्रोग्राम एंड जियोनोसाइड्स इन मॉडर्न इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। दोनों किताबें आपको रट मार लेनी है, ये ज़्यादा पूछी जाती हैं पेपर में। दोनों की दोनों किताबें सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली किताबें जो हैं ये 2003 में और 2006 में जो आई हैं, ये किताबें द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव वायलेंस, रियोट्स प्रोग्राम्स एंड जिनोसाइड्स इन मॉडर्न इंडिया, ये किताबें आपको याद कर ली। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थिंकर आ जाते हैं आपके, आप क्या जाते हैं इंडियन थिंकर में रजनी कोठारी, अतुल कोहली के बाद रजनी कोठारी का नाम बड़ा है यहाँ पे, जो भाषा और जाति को लेकर के बात करते हैं। भारत में जाति की बात करने वाले बहुत बड़े व्यक्ति हैं, जाति के ऊपर बहुत बड़ी स्टडी है रजनी कोठारी की। ये कहते हैं कि जाति से राजनीति नहीं होती, जाति से राजनीति नहीं होती, जाति का राजनीतिकरण हो जाता है, ये रजनी कोठारी की कोटेशन है, यानी कि जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। पॉलिटिक्स इन इंडिया इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें कास्ट के बारे में बताते हैं। तो ये कहते हैं कि जाति का राजनीतिकरण यानी कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, जाति से मतलब ये कहता है कि जाति जो वो राजनीति नहीं करती है, खुद जाति को जो है वो राजनीतिक परिवेश मिलता है, जाति का राजनीतिकरण होता है, उसको पॉलिटिकली यूज किया जाता है जाति को, जाति कभी राजनीति नहीं करती ये कहते हैं, ठीक है। इसकी इनके अनुसार क्या है कि जाति और भारतीय राजनीति एक दूसरे के साथ परस्पर किया जाने वाला काम है, ठीक है, परस्पर काम करती हैं। अंत्यक्रिया अंत्यक्रिया की इस प्रक्रिया में जाति कई पारंपरिक विशेषताओं को दूर करती है और आधुनिक विशेषताओं को अपनाती है। ये कहते हैं कि जाति जो है वो भारतीय पॉलिटिक्स के साथ में, इंडियन पॉलिटिक्स के साथ में जुड़ी हुई है, घुली मिली है। तो भारत की राजनीति और जाति ये आपस में परस्पर रह के एक दूसरे के साथ काम करती हैं, ठीक है। जबकि जाति जो है वो कई मामलों में अपनी जो ट्रेडिशनल थॉट हैं, अपने जो ट्रेडिशंस हैं, उनको भूल करके उन विशेषताओं को दूर कर देती है
किसमें, मॉडर्निटी के साथ में, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ में अपने आप को जोड़ लेती है। ठीक है, और आधुनिक विशेषताएं जो उसको अपनाती, आधुनिक विशेषताएं जैसे कि जाति क्या थी पहले, जाति पहले देखती थी कि हम जो है, जो सुप्रीम है उसी को चुन दिया, उसी को नेता बना दिया, उसी को जो है समाज का ठेकेदार बना दिया। लेकिन एक बात और बनती है यहाँ पे कि जैसे ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है इंडिया, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुरू होती है, तो जाति ने अपने आप को बनाना शुरू कर दिया, जाति ने राजनीति के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। तो राजनीति ने जाति को अपनी तरफ पकड़ के खींचा है। ठीक है, और जब राजनीति जाति को खींच रही है तो जाति मोबिलाइज होना शुरू हो जाएंगी, और मोबिलाइज होंगी तो फिर वो वोट की राजनीति शुरू होगी। वोट कहां पे पड़ेगा, अपनी कास्ट के आधार पे वोट पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। ये बात रजनी कोठारी कह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को जाति का राजनीतिकरण कहा गया है, कि जब जातियां जो हैं वो राजनीति में इन्वॉल्व हों, अपनी विशेषताएं छोड़ करके आधुनिकता के साथ में जुड़ना शुरू करें, जाति का राजनीतिकरण होगा। इनकी कुछ किताबें हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, और रीथिंकिंग डेमोक्रेसी। ये इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी। देखो इसको कोहली के साथ मत जोड़ देना, कहीं देखो कि डेमोक्रेसी लिखा है यार कोहली की होगी, नहीं। रीथिंकिंग डेमोक्रेसी जो किताब है वो है रजनी कोठारी की, और पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये इनकी किताबें हैं। इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत जबरदस्त स्टडी है इनकी। ठीक है, फिर प्रताप भानु मेहता आते, प्रताप भानु मेहता की किताबें किताबें देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट किताब है इनकी द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अंदर ये कास्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, दूसरी है 2005 में पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद है शेपिंग द एमर्जिंग वर्ल्ड, इंडिया एंड मल्टीलैटरल ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद है रीथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसके बाद है नेविगेटिंग द लेबरिंथ पर्सपेक्टिव ऑन इंडियाज हायर एजुकेशन। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, एजुकेशन तक है। 2003 में फिर इनकी किताब है नॉन अलाइनमेंट 2000 2.0, नॉन अलाइनमेंट 2.0 इनकी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिए, प्रताप भानु मेहता। ठीक है, तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो है द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, और फिर है इनकी नॉन अलाइनमेंट और रीथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, एक ये किताब है इनकी बहुत ही ज़्यादा। ये वर्ल्ड ऑर्डर पे भी लिखते हैं, शेपिंग द एमर्जिंग वर्ल्ड, वर्ल्ड इंडिया एंड द मल्टीलेटरल ऑर्डर, इसके ऊपर भी लिखते हैं। इसके बाद आशीष नंदी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। 1983 में जो है इनकी किताब होती है द इंटीमेट एनिमी, लॉस एंड रिकवरी ऑफ सेल्फ अंडर कॉलोनिज्म। ठीक है, आशीष नंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इसके बाद 1994 में द इलिजिटिमेसी ऑफ नेशनलिज्म, रविंद्रनाथ टैगोर एंड पॉलिटिक्स। इसके बाद इनकी एक किताब आती है द मल्टीवर्सी मल्टीवर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एसे इन हॉनर ऑनर। ठीक है, उसके बाद है द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ इंडियन स्टेट, ये एक ऐसे था इनका, द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ इंडियन स्टेट, पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर लिखते हैं। फिर हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व, ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आशीष नंदी का। ठीक है, ये आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद योगेंद्र यादव, योगेंद्र यादव का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, फाउंडर हैं स्वराज अभियान के, स्टार्टेड जय किसान आंदोलन, इन्होंने शुरू किया था जय किसान आंदोलन, स्वराज अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद 2008 में स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। ठीक है, ये इनकी किताब है। 2009 में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट, ये इनकी किताब है। इसके बाद है डेमोक्रेसी इन मल्टी नेशनल सोसाइटीज, ये इनकी किताब है। तो योगेंद्र यादव को भी जो है आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो है वो है भिखू पारिक, भिखू पारिक इंडिया के। ठीक है, भिखू पारिक क्या कहते हैं, भिखू पारिक ने लिखा है कलर कल्चर एंड कॉन्शियसनेस 1974 में। 1982 में है मार्क्स थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी। उसके बाद 1989 में गांधीज पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, 1989 में कॉलोनिज्म ट्रेडिशन एंड रिफॉर्म। 2001 में आती है गांधी ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, 2002 रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसको पहचान लेंगे क्योंकि ये आपको पता है कि ये मल्टीकल्चरलिस्ट है, तो कल्चर के ऊपर ये लिखेगा, कलर के ऊपर लिखेगा। ठीक है, गांधी की पॉलिटिकल फिलोसफी और मार्क्स की थ्योरी के ऊपर लिखना ये अलग बात है, इसको समझना पड़ेगा आपको, ये किताबें जो हैं। ठीक है, फिर 2008 में ए न्यू पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, न्यू पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, ये किताब याद करने की। ये दो किताबें तो आप रट्टा मार के जाइएगा, ठीक है। 2001 2008 में जो किताबें आई हैं, ठीक है, ये तो आपकी बहुत बार पूछी जाती हैं। इसके बाद है पार्था चटर्जी। पार्था चटर्जी की भी बहुत सारी किताबें हैं। बहुत सारी किताबों के अंदर की पहली किताब 1986 में नेशनलिस्ट थॉट एंड कॉलोनियल वर्ल्ड, 1993 में द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स, 1997 में ए पॉसिबल इंडिया, ये इंपॉर्टेंट किताब है पहले वाली ही, ठीक है। इसके बाद 2004 में द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्न पॉपुलर पॉलिटिक्स इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद एम्पायर एंड नेशन, इसके बाद लीनिंग्स ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी, स्टडीज इन द पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी, द ब्लैक होल ऑफ एम्पायर। 2004 जो ये किताबें हैं ना, जितनी भी ये किताबें, ये हैं तो सारी इंपॉर्टेंट, पर 2000 के बाद जो किताबें आती हैं वो सारी याद कर लेनी है, क्योंकि ये करंट की किताबें हैं, इनको पढ़ा जाना जरूरी है, इसलिए इनको पूछा जाता है बार बार, ये नई रिसर्च है इनकी। इसके बाद रुडोल्फ हैं, रुडोल्फ की एक किताब है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, ये उनकी पूरी किताब है। तो इनकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, 1967 में ये किताब आती है, ये इनकी किताब। तो ये मॉडर्निटी, जो आधुनिकरण का सिद्धांत है, उसकी मान्यताओं की एक व्यवहारिक आलोचना करते हैं, यानी कि जो मॉडर्निटी की जो थ्योरीज हैं, मॉडर्निज्म की जो थ्योरीज हैं, उसके अंदर जो चीजें मानी जाती हैं, उनकी ये उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। इस किताब के अंदर द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इसकी आलोचना करते हैं। इसके बाद उन्होंने इस बारे में लिखा कि जाति और लोकतंत्र कैसे परस्पर काम करते हैं। देखो, जाति का जब टॉपिक आएगा ना, तो इसको बहुत डिटेल में बताएंगे, ठीक है। जाति के टॉपिक क्या, श्याम की जो क्लास है उसको ध्यान से देखना है, उसके अंदर बताया गया कि रुडोल्फ कैसे बात करते हैं जाति को लेकर के, ठीक है। उसके बाद जो है शिक्षा और पाठ्यक्रम की जो राजनीति है, यानी कि एजुकेशन की जो राजनीति है, और जो हरित क्रांति के बाद पैदा हुआ एक नया इकोनॉमिक और राजनीतिक स्वरूप से प्रभावी वर्ग, ठीक है, उसको ये बेल कैपिटलिस्ट बोलते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि एजुकेशनली डेवलप होने के बाद में और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में देश के अंदर एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकली तौर पे एक नया वर्ग उभर करके आता है, जो बहुत ही मजबूती से उभरता है, जिसका इफेक्ट इंडियन पॉलिटिक्स पे डायरेक्ट देखने को मिलता है। उस वर्ग को ये बोलता है बेल कैपिटलिस्ट, बुल कैपिटलिस्ट भी बोल सकते हैं आप उसको, बुल कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो इसके बाद आता है, उन्होंने जाति आधारित राजनीतिक लामबंदी को विभाजित किया है, यानी कि जाति के आधार पे जो लामबंदी होती है, जो अपने वोट पोलराइजेशन होता है, उसको इन्होंने जो है क्लासिफाई करने की कोशिश की है। तो इन्होंने जो ग्रामीण भारत में जो है सर्वव्यापी के रूप में देखा है, इनके भारत को जो है, ग्रामीण भारत जो है, ग्रामीण भारत को एक यूनिवर्सल तरीके से देखने की कोशिश की है, जिसको ये तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं वर्टिकल, और एक करते हैं हॉरिजेंटल, और एक करते हैं डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये तीन भाग हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डिफरेंशियल, ठीक है। ये जाति को भी इसी तरीके से डिवाइड करते हैं ग्रामीण भारत में। इनकी किताबें हैं 1984 में मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। 1987 में इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। इसके बाद 2006 में पोस्ट मॉडर्न गांधी एंड अदर ऐसे, 2008 में एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन स्टेट। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट अगर किताब की अगर हम बात करें, तो ये दो वाली जो किताब है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ये नई किताब आई है रुडोल्फ की, और 2008 में जो ये नई किताब आई है पोस्ट मॉडर्न गांधी एंड अदर ऐसे, और 2008 में ये एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ये किताबें जो है आपको रट लेनी है, ध्यान दे लेना है, ठीक है। तो ये किताबें थी इनकी। इसके बाद है सुदीप्ता कविराज, इंडिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। सुदीप्ता कविराज, ठीक है, हिस्टोरियन है, बौद्धिक इतिहास, ठीक है, बौद्धिक इतिहासकार हैं, इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियन, तो भारतीय राजनीति के विशेषज्ञ भी कहे जाते हैं, कि इंडियन पॉलिटिक्स के मेन जो सिद्धांतकार हैं वो हैं ये, ठीक है। उत्तर औपनिवेशिक और निम्न वर्गीय अध्ययनों से जुड़े हुए, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल और लोअर क्लास स्टडीज से जुड़े हुए, लोअर क्लास स्टडीज से जुड़े हुए हैं। तो इनकी कुछ किताबें हैं, इंपॉर्टेंट किताबें हैं, वो देख लीजिए। किताबें हैं द अनचेंटनमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिया, पॉलिटिक्स एंड आइडियाज, इमेजिनरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड पॉसिबिलिटीज, सिविल सोसाइटी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स इन इंडिया, द अनहैप्पी कॉन्शियसनेस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड द फॉर्मेशन नेशनलिस्ट
डिस्कोर्स इन इंडिया, ये इनकी किताबें हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको देख लेना है। इसके बाद आते हैं उपेंद्र बख्शी। उपेंद्र बख्शी भारत में जो है इनकी स्टडी जो आपको मिलेगी वो लॉ से रिलेटेड स्टडी मिलेगी, ठीक है। तो ये भारत के अंदर जो है ये कानूनी विद्वान हैं, लॉ को पढ़ाने वाले, लॉ को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। तो ये भारत में जो जुडिशियल रिफॉर्म है उनकी बात करते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म की बात करेंगे तो उपेंद्र बख्शी करेंगे। अकेले ही व्यक्ति हैं कानूनी धारणाओं से जुड़े हुए, कानून कैसे काम करता है, ठीक है, उनसे जुड़े हुए। उनका मानना है कि सूचना विकार के खतरे के बावजूद मानवाधिकार के अनुकूल शासन, ठीक है। ये कहते हैं कि सूचनाओं के विकास के खतरे के कारण, चाहे कि सूचनाएं जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से फैलती हैं, उनके बावजूद भी ये कहते हैं कि मानवाधिकार जो हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है आपको गवर्नेंस होनी चाहिए, आपका शासन होना चाहिए, आपका रूल होना चाहिए, ठीक है। तो ये संभव लिखा, ये साधन आएगा, ये साधन और साध्य दोनों हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं मीन एंड एंड, ठीक है, उस तक पहुंचने का, मीन एंड एंड, वहां तक जो हम चीज लेके आते हैं, मीन एंड एंड की जब हम बात करते हैं तो दोनों के ऊपर फोकस करके बात करते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड पॉलिटिक्स, द क्राइसिस ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम, टुवर्ड्स ए सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन लॉ, वायलेंस ऑफ सफरिंग एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स, a known but an indifferent judge situating Ronald Dworkin in contemporary Indian jurisprudence, ठीक है। ये आपको याद रख लेनी है, इनकी किताबें हैं, ठीक है। देखो किताबें बहुत सारी आ रही हैं आपके सामने, आपको लग रहा हो कि इतनी किताबें कैसे याद करेंगे, आपको थिंकर याद करने हैं, आपको याद करना है इसका एरिया क्या है, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे करके, धीरे धीरे याद होंगी, एक दिन में याद नहीं होंगी। फिर जैसे नीरजा गोपाल, नीरा है ये, नीरा चंदोक, नीरा चंदोक की पिछली बार किताब भी आई थी, आपके पेपर में आई हुई थी, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं। इन्होंने जो वो सिविल सोसाइटी को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के, एफर्मेटिव एक्शंस को लेकर के, रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, सोशल इकोनॉमिक अधिकारों को लेकर के और मानवाधिकारों के रूप में जो है गरीबी से मुक्ति पर, गरीबी से गरीबी पुअर इमेंसिपेशन के लिए जो है, पॉवर्टी इमेंसिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा लिखा है। यानी कि ये जो चीज़ें हमें दिख रही हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने लिखा है, लेकिन इनकी कुछ किताबें हैं उनको देख लेना जरूरी है। स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, एक्सप्लोरेशन इन पॉलिटिकल थ्रेड, थ्योरी हो गया, ये थ्योरी आएगा, थियरी आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बियॉन्ड सेकुलरिज्म, द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, फिर है द कंसिस्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, कंसिस्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, फिर डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशनरी। इसके बाद है अचिन विनायक, अचिन विनायक का नाम देख लीजिए। अचिन विनायक जो है लेखक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है। और इनका मेनली जो काम रहा है वो रहा है इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके संदर्भ में, यानी कि भारत के जो है ये न्यूक्लियर पॉलिसी के फेवर में नहीं थे, ये कहते कि हमें जो है परमाणु से निशस्त्रीकरण यानी कि डिसआर्मामेंट की बात करते हैं। और इंडियन सिक्योरिटी और विदेश नीति भा जो है वो कहता है कि ये कम्युनल है, भारतीय सुरक्षा और विदेश नीति भारतीय सांप्रदायिकता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये इस तरीके से हैं, तो इसको ये मना करते हैं कि हमें परमाणु की जरूरत नहीं है। फिर सोसाइटी फॉर मार्क्सिस्ट स्टडीज, इसकी स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसने स्थापना की थी ये पूछा जा सकता है। सोसाइटी फॉर मार्क्सिस्ट स्टडीज ये किसने, ये अचिन विनायक ने। तो परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए आजीवन सक्रिय रहे, यानी कि परमाणु हमें नहीं रखना है, परमाणु से फ्री कंट्री बनाना है, तो उसके लिए हमेशा ये आगे रहे, उसके लिए हमेशा ही सक्रिय तौर पे काम करते रहे, एक्टिव रहे। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, द फ्यूरीज ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म, रिलीजन, मॉडर्निटी एंड सेकुलरिज्म, ठीक है। इसके बाद द राइज ऑफ हिंदू अथॉरिटेरियनिज्म, द पेनफुल ट्रांजिशन, ब्रुजोइस डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये एक है इनका। इसके बाद सुनील खिलनानी है, सुनील खिलनानी हिस्टोरियन है, इतिहासकार और राजनीतिक विद्वान, ठीक है, हिस्टोरियन और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता के समर्थन में बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, भारत के विचार, ये कहते हैं कि भारत के विचार को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में संरक्षित करना और भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने की प्रवृत्ति से बचाव करना एक इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये कहते हैं कि भारत को जो है एक सेकुलर कंट्री के रूप में हमें सिक्योर करना है, और उसके लिए हमें जो क्या करना पड़ेगा, जो ये भारत है, भारत को हिंदू और पाकिस्तान की प्रवृत्ति से अलग करना है, कि एक हिंदू एक पाकिस्तान वाली बात जो है, ठीक है।
मतलब कि भारत को हिंदू और पाकिस्तान को मुस्लिम देश कहते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से हमें ट्रीट नहीं करना है अगर हम भारत को सेकुलर कंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर इसके इनकी किताबें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। द आइडिया ऑफ इंडिया, आर्ग्यूइंग रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, द इंटेलेक्चुअल लेफ्ट इन पोस्ट वार फ्रांस, सिविल सोसाइटी हिस्ट्री एंड पॉसिबिलिटीज को ऑथर्ड विद सुदीप्ता कविराज। इन्होंने किताब लिखी सिविल सोसाइटी हिस्टोरी एंड पॉसिबिलिटीज, इन्होंने लिखी थी किसके साथ में, सुदीप्ता कविराज के साथ में। फिर राजीव भार्गव की कुछ किताबें हैं, लास्ट थिंकर हैं। हाँ, लास्ट थिंकर है। इसके बाद राजीव भार्गव, राजीव भार्गव क्या कहते हैं, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। सफल भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सिद्धांतिक दूरी यानी कि प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सैद्धांतिक दूरी, ठीक है, प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करते हैं। ये एक मॉडल दिया था, प्रिंसिपल प्रिंसिपल डिस्टेंस का मॉडल दिया था, ठीक है। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। द प्रोमिस ऑफ इंडिया सेकुलर डेमोक्रेसी, द प्रोमिस ऑफ इंडिया सेकुलर डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, politics and ethics of the Indian Constitution, politics and ethics of the Indian Constitution, secular state and religious diversity, मल्टीकल्चरलिज्म, लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये राजीव भार्गव की किताब है। तो आपको देख लेना है। इनकी किताबें ज़्यादातर सेकुलरिज्म से रिलेटेड थिंकर हैं, हमने पढ़ा भी था, वो आपको ध्यान रखना है। हर एक थिंकर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उसकी कैटेगरी बनानी पड़ेगी, किस कैटेगरी का थिंकर है, क्या बात कर सकता है, ठीक है। तो देखो बोरिंग लगा होगा कि ये किताबें, सारी किताबें, फैक्चुअल डेटा सारा, लेकिन ये जरूरी है, ये पढ़ना पड़ेगा, हमारे लिए बहुत जरूरी चीज़ है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर वही बात हो जाएगी कि हम फायदा नहीं हो उस चीज़ को पढ़ने का फिर, ठीक है। तो आज के लिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को एक बार फिर से, ठीक है। शाम वाली क्लास में आप जो है ज़रूर आइएगा, और उस क्लास को जो है यूट्यूब पे लाइव चलाया जाएगा, तो आप वहाँ से उस क्लास को देखिए, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है इससे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक है जाति, जनजाति, जनजातीय राजनीति और भारत में जो आंदोलन है उनको लेकर के, ठीक है। विमेंस आंदोलन क्या है, फार्मर्स मूवमेंट क्या है, वर्कर्स मूवमेंट क्या है, उन चीज़ों को लेकर के। लेकिन आज की रात वाली जो क्लास होगी उसमें सिर्फ ये टॉपिक होगा आपका, जाति वाला, जाति जाति वाला। उसके बाद दलित रह जाएगा, जनजाति रह जाएगा, ये आपका कल कर कल वो करवाएंगे। लेकिन जाति वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के साथ में दलित जुड़ा हुआ है, जाति के साथ में ही जो है वो दलित जुड़ा हुआ है। तो दलित आंदोलन, जाति जो है, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस क्लास को आज इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए